तो 17,000 इस बाइक को राइड करने के बाद लगभग 18 महीने मुझे हो गए। 2019 में मैंने ये डोमिनर 400 ली थी। ये वीडियो उनके लिए है जो इस बाइक को परचेज़ करने की सोच रहे फ्यूचर में, या उनके लिए है जिनको ये बाइक को लिए हुए 1 या 2 महीना हुए। एक प्रॉपर डिटेल रिव्यू है। मैं इस बाइक को हर ट्रेन में चला चुका हूँ, लद्दाख से लेकर नेपाल मस्टैंग तक ये बाइक जा चुकी है। तो पहले बाइक देख लीजिए आप, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। सो हाय दिस इज कैफ एंड यू आर वाचिंग एक्सप्लोरिंग इंडिया विद के। सुबह का 9 बज रहा है और आज बात करने वाला हूँ मैं अपने D4 यानी डोमिनर 400 के बारे में, जिसको तकरीबन लिए हुए मुझे 18 मंथ हो गया। 17,000 किलोमीटर मैं इसको राइड कर चुका हूँ। मैंने कुछ चीज़ें शॉर्टलिस्ट करी हैं, यानी राइट डाउन करी हैं कि मैं कुछ ऐसा मिस ना कर जाऊँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। तो सबसे पहले, और ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, सबसे पहले इसके टायर की बात करते हैं कि मैंने, बहुत से लोग मुझे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे ये पूछते हैं कि आप स्टॉक टायर पे आपने इतनी राइड करी है कि क्या किया क्या नहीं किया। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो मेरे पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ। मैंने लद्दाख किया इसी बाइक पे, मैंने कोलकाता राइड करी है, कानपुर टू कोलकाता तकरीबन 2500 किलोमीटर। उसके बाद मैंने नेपाल मस्टैंग किया, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट रोड है नेपाल की। इंडिया का लद्दाख और नेपाल का मस्टैंग एक बराबर है। उसके बाद मैंने बद्रीनाथ राइड करी, फिर केदारनाथ राइड करी, फिर अभी रिसेंटली, अगर नहीं देखा है तो सबकी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सच पास करके आए हूँ नवंबर में, जो कि लोग अक्टूबर में सितंबर में अटेम्प्ट करते हैं इसी बाइक पे विदाउट अ सिंगल स्क्रैच। तो टायर की बात ये हो जाती है कि टायर मेरे स्टॉक है, अभी तक मैंने चेंज नहीं करा है, बट अब 17,000 के बाद लगता है कि मुझे टायर चेंज करवाने चाहिए। शायद मे बी 1,000-2,000 किलोमीटर के बाद मैं इसको चेंज करवा दूंगा। स्टॉक टायर का सीन ये, MRF का रेव्स टायर इसमें आते हैं। और ये जो स्लश पे है ना, स्लश पे जो आपकी ग्रिप है ये 100% की जगह 10% हो जाएगी। बट टारमैक पे बहुत अच्छा, ऑफ रोड पे सही, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस है। टारमैक पे तो बहुत अच्छा MRF का टायर है, जो स्टॉक टायर आता है डोमिनर 400 का। बट स्लश पे भाई साहब बिल्कुल ग्रिप नहीं, मतलब 10% है। ये तो मेरे एक्सपीरियंस की बात है, मैं कहीं गिरा विरा नहीं, वरना तो स्लश में बहुत देख के चलाने वाली। अगर आपके पास होगी तो आप मेरी बात से इत्तेफाक रख पा रहे होंगे। दूसरी बात कर देते हैं चेन स्पॉकेट की। तो चेन स्पॉकेट मैंने अभी तक चेंज नहीं करा, 17,000 किलोमीटर हो गई है। बट अगर मेरी रिसेंटली राइड आपने देखी होगी तो उसमें चेन स्पॉकेट बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, तो अब मुझे चेन स्पॉकेट चेंज करवाना पड़ेगा। तीसरी बात, हम सर्विस और कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं कि 18 मंथ में मुझे इस बाइक पे कितनी कॉस्ट आई है, मतलब इस बाइक पे मैंने कितना पैसा खर्च किया। यानी 3 फ्री सर्विस मिलती है इस पे, वो 3 फ्री सर्विस हो चुकी है, 1 पेड सर्विस इसकी हो चुकी है। फ्री सर्विस की जो कॉस्ट आती है वो अराउंड 1200-1300 आती है, और पेड सर्विस की जो कॉस्ट आती है वो मैंने, वो वाले एक EMC कार्ड बनता है जो 3, उसमें 3 सर्विस मिलती है, 1000 रुपये का बजाज में बन जाता है। आप जाएंगे तो आपको पता होगा, वो मैंने करवा लिया। तो पेड सर्विस में मुझे अराउंड 2600 के करीब आया था। तो यानी 1300 की 3 फ्री सर्विस और एक 2600 की पेड सर्विस, अराउंड हो गया 7,000-8,000 रुपये, तकरीबन 10,000 मोटा मोटा पकड़ लीजिए। तो मैंने इस बाइक पे 18 महीने में खर्च किया, जो कि मेरे हिसाब से ना के बराबर है। एक टूरिंग मशीन पे, एक 400 सीसी बाइक पे ना के बराबर है 18 महीने में 8 से 10,000 रुपये। अब बात कर लेते हैं मेरे लेग गार्ड की। जो इसमें लेग गार्ड आता है डोमिनर 400 में, जो लेग गार्ड आता है वो मतलब इतना, मेरे पास अपाचे भी ऑन करता हूँ मैं, जुपिटर भी ऑन करता हूँ। इसका जो लेग गार्ड है वो इतना ज़्यादा, एक तो छोटा है, और दूसरा इसका जो कहते नहीं है, जो मेटल है वो बहुत ज़्यादा कहते नहीं सॉफ्ट, मतलब कंपेयर टू अपाचे का लेग गार्ड इससे ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने मेरी लद्दाख वीडियो देखी होगी तो 10 दिन पुरानी बाइक मैं लेके गया था लेह लद्दाख, तब इसका एक नट ब्रोक हो गया था लेग गार्ड का, आप क्रैश गार्ड भी बोल सकते हो, उसका नट एक ब्रोक हो गया था। क्यों ये आवाज़ जो आई है, यही आवाज़ की बात मैं कर रहा हूँ। ये प्रॉब्लम, ये मतलब ये इशू, नट वाला इशू बहुत सारी डोमिनर 2019 UG में आया था, बट बजाज ने इसे रिप्लेस करके दिया था। मगर मुझे लद्दाख में समझ में नहीं आ रहा था, नट मेन बात अंदर से टूटा, तो समझ में नहीं आया कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो बस कानपुर आने के बाद मैं वो नट चेंज करवा पाया था। तो लेग गार्ड का इशू तो है, अगर आप बाइक ले रहे हो तो भाई क्रैश गार्ड मतलब ये बदलवा लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी तो आप वीडियो जाके, लद्दाख वाली वीडियो जाके देख सकते हैं जब मेरा ये नट टूटा था।
तो बात कर लेते हैं कस्टमाइजेशन की, जो मैंने अपनी बाइक पे करा रखे हैं। ये लूविया की विंडशील्ड है, जो नेपाल राइड के बाद मेरी बाइक पे तब से लगी हुई है। और रही बात सैडल स्टे की, जो आप अगर नहीं देखा है तो इंस्टाग्राम पे आपको फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। यहाँ पे एक डी शेप का सैडल स्टे लगा रहता है, जो मेरे बैग को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखता है। वो मैं जब राइड पे निकलता हूँ उससे पहले लगाता हूँ, राइड पे आने के बाद मैं इस सैडल स्टे को हटा देता हूँ। फ़ोटोज़ के लिए आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ तो आपको वो सैडल स्टे की फ़ोटो दिख जाएगी। बहुत ही अच्छा, मतलब लुक वाइज आपको इससे अच्छा सैडल स्टे मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा किसी भी कंपनी का। लूविया का बेस्ट है, मतलब इस मामले में बेस्ट है। इसके बाद कर लेते हैं हेडलाइट की। इसकी हेडलाइट बहुत अच्छी है। कहीं पे भी आप रात में ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कहीं से कोई कमी दिखाई नहीं देगी इसकी हेडलाइट में। बट यहाँ पे बट आता है। बट कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि इतना ट्रैवल करने के बाद कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यार लाइट और होनी चाहिए। अगर आप इस बाइक को ले रहे हो और आप टूरिंग करना चाहते हो तो हेडलाइट के भरोसे रोड पे ना निकलना। एक्स्ट्रा में जो आफ्टर मार्केट हेडलाइट आती है वो आप क्रैश गार्ड पे या कहीं पे भी आप इंस्टॉल करवा सकते हो, तो एक बेटर विजन हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं खतरे और कम हो जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं कंफर्टेबिलिटी की। बहुत लोग ये कहते हैं कि आपने सीट में जेल डलवाया है या आप एयर सीट इस्तेमाल करते हो, एयर फ्लोट सीट इस्तेमाल करते हो, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। ये मेरी स्टॉक सीट है जो मैं अभी तक वैसे ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। और मैं सही बता रहा हूँ, मैं 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर मैंने वनडे में किया है और इसी स्टॉक सीट पे किया। और भाई साहब कंफर्टेबिलिटी के मामले में डॉमिनर मतलब 10 आउट ऑफ 10 है, मेरे जैसे राइडर के लिए 10 आउट ऑफ 10 है। तो बहुत से लोग पूछते हैं आप टैंक बैग कौन सा इस्तेमाल करते हो, आप सैडल बैग कौन सा इस्तेमाल करते हो। तो मैं सैडल बैग जो इस्तेमाल करता हूँ वो राइनॉक्स का नोमैड करता हूँ। आप राइनॉक्स की साइट पे जाके देख सकते हो। मेरे हिसाब से वो बेस्ट सैडल बैग है डॉमिनर के लिए। मतलब बहुत स्टडी है, आप हिलता डुलता नहीं है, ऑफ रोडिंग में कहीं पे भी ऊपर नीचे नहीं होता। और मैं टैंक बैग जो इस्तेमाल करता हूँ वो गॉड्स का करता हूँ। वो मैग्नेटिक टैंक बैग नहीं है, वो जो टैंक बैग है वो स्ट्रैप वाला है, क्योंकि डॉमिनर की जो टैंक है वो फाइबर पे है, नॉट के मेटल पे। डॉमिनर का एवरेज क्या है? एवरेज का सीन ये है कि इसके अलग अलग तरीके हैं चलाने के। अगर आप 110 प्लस आप बाइक चलाओगे तो इसका एवरेज आएगा 24-25। अगर आप इसको 6 गियर में 5500 आरपीएम पे चलाओगे तो इसका एवरेज आपको अराउंड 30, 28, 32 ऐसा एवरेज मिलेगा आपको 6th गियर पे। अगर नहीं यकीन आ रहा तो आप करके देख लेना। 6 गियर 5000 आरपीएम 100-110 की स्पीड में आप चलाओगे, आपको 28, 30, 32 का एवरेज मिलेगा। तो ओवरऑल जो एवरेज मुझे मिलता है वो 27-28 का अपनी राइड पे मिल जाता है। इस बाइक पे मैं ऊपर नीचे तेज़ धीरे हर तरह से ऑफ रोडिंग सब मिला के बता रहा हूँ, तो इस पे मुझे 28 और 27 ऐसा एवरेज ओवरऑल मिल जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि वाइब्रेशन इस बाइक में कितना है कितना नहीं है, तो भाई साहब मेरे हिसाब से 400 सीसी में जितना वाइब्रेशन होना चाहिए उसके हिसाब से इस बाइक में बहुत कम वाइब्रेशन है। उतना वाइब्रेशन नहीं कि आपको फील होगा। फिर राइडिंग गियर पहनने के बाद तो बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता है कि ये बाइक वाइब्रेट कर भी रही है। मतलब जो मशीन अब 400 सीसी की मशीन अगर चलेगी तो थोड़ा बहुत आवाज़ तो आएगी, थोड़ी बहुत तो वाइब्रेशन होगी, मगर वो बिल्कुल मालूम नहीं पड़ती राइडिंग गियर पहनने के बाद। ब्रेकिंग इन डॉमिनर में ब्रेकिंग कैसी है? तो डॉमिनर की ब्रेकिंग बहुत अच्छी, अभी तक मुझे जो लगी वो बहुत अच्छी इसकी ब्रेकिंग लगी। लोग कहते हैं कि रेयर ब्रेक इसका उतना अच्छा नहीं है, बट ऐसा नहीं है। रेयर ब्रेक भी बहुत, मतलब जितना रेयर ब्रेक लगना चाहिए उतना इस बाइक में लगता है। अब आप सोचो कि फ्रंट ब्रेक को आप रेयर ब्रेक से कंपेयर करो तो ऐसा नहीं है। आपको रेयर ब्रेक हमेशा कम लगता है कंपेयर टू फ्रंट ब्रेक, आप कभी भी नोटिस कर लेना। तो ब्रेकिंग के मामले में बहुत अच्छी है डॉमिनर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि माउंटेन हाईवे पे चलाने में इसका क्या एक्सपीरियंस है। तो भाई साहब ये आप समझ लो कर्व पे ये आपको वो कॉन्फिडेंस देगी कि आप सोच नहीं सकते हो। बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देगी। कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये बाइक स्किड हो सकती है या इस बाइक में कुछ और हो सकता है। और हाईवे पे तो भाई पूछो मत, इसकी हैंडलिंग इतनी प्यारी है। कोई भी पॉट होल हो, कोई भी ब्रेकर हो, मतलब वॉबल नहीं करती है बाइक। मतलब आप चला रहे हो 110, 120, 130, ये बाइक ज़रा सी भी आपको वॉबल नहीं करेगी ये बाइक, इतनी सी भी। मैं मतलब इतनी राइड करने के बाद 17,000 चलाने के बाद कुछ तो बोल सकता हूँ मैं बाइक के बारे में, इतना तो हक रखता हूँ मैं भी। हाँ, और अभी रिसेंटली मेरी कई वीडियोस में, क्योंकि मेरी सच पास वाली राइड में मेरे साथ डॉमिनर 250 भी गई थी, तो बहुत से लोग ये भी पूछ रहे थे डॉमिनर 250 लेनी चाहिए, डॉमिनर 400 लेनी चाहिए। तो भाई साहब 250 सेगमेंट अलग है, उसका एक्सेलरेशन, उसके टायर का डायमेंशन, उसके इंजन कैपेसिटी वो अलग है। डॉमिनर 400 के टायर डायमेंशन, वेट भी थोड़ा सा 5-6 किलो ज़्यादा है, और एक्सेलरेशन, इंजन, ये सब इसका 400 का अलग है। तो
इन दोनों को कंपेयर करने का तो सीन नहीं बनता है कि मैं इनको कंपेयर करूं, तो मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। सेम कंपनी है, सब कुछ सेम किया हुआ है डोमिनर 250 में, बस हाँ इंजन कैपेसिटी कम कर दी, बट लुक वाइज सेम रखा। अगर आपको यही सिटिंग पोस्चर चाहिए, यही एक्सपीरियंस चाहिए डोमिनर 400 का और लोअर सीसी में चाहिए, तो आप डोमिनर 250 पे जा सकते हो। बाकी इसका एक डिटेल रिव्यू डोमिनर 250 का मैं ज़रूर बनाऊंगा, और तब मैं आपको बता पाऊंगा कि क्या एक्चुअल में डोमिनर 250 में है और क्या एक्चुअल डोमिनर 400 में जो डोमिनर 250 में नहीं है, क्या आप मिस करोगे। लास्ट क्वेश्चन, इज़ इट वर्थ और नॉट कि डोमिनर 400 लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आप एक एंट्री लेवल सुपर बाइक के शौकीन हैं तो डोमिनर 400 लेनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि 300-400 सीसी में बेस्ट बाइक आपके पास होनी चाहिए तो डोमिनर 400 बेस्ट है। अगर आप टूरिंग करना चाहते हो तो बेस्ट है डोमिनर 400। सिटी में अगर 1-2 दिन निकालना चाहते हो तो डोमिनर 400 बेस्ट है। डेली कम्यूट के लिए नहीं है। मैं फिर बता देता हूँ, अगर आप डेली कम्यूट रोज़ाना 40-50 किलोमीटर चलाना चाहते हो तो ये बाइक उस लायक की नहीं। अगर आप ट्रैफिक में फंस जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा हीट करती, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होगी, बट हाँ मैनेजेबल है, आप 2-3 दिन निकाल सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता है तो आप इस बाइक को ज़रूर निकाल सकते हो। टूरिंग के पर्पज़ से भाई साहब शानदार बाइक है, नो इशू बाइक है। मतलब 18 महीने बाइक राइड करने के बाद इतना तो हक बनता है, इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई साहब। और जो इसका मेंटेनेंस है वो तो आप ये समझ लो कंपेयर टू 200-250 सीसी के कंपैरिजन में मतलब आपको सेम बैठेगा इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई है तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक करके मुझे वजह बता दिएगा कि आपको क्यों पसंद नहीं आई कमेंट सेक्शन में। और अगर पसंद आ रही है, कोई डोमिनर लेना चाहता है तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और सब कुछ सही लगे तो नीचे रेड कलर का बटन होगा, यहाँ पे होगा रेड कलर का बटन होगा, उसे दबा देंगे तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे। बगल में बेल आइकन होगा, उसे आप ऑल कर दिएगा तो जब भी मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूँगा, इन फ्यूचर बहुत सारी राइडें रह गई हैं जो मुझे करनी है, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आएगा और आप उसे देख के एंटरटेन हो पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आदाब, सलाम, नमस्कार, राम राम। दिस इज कैफ इन कानपुर। टुडे इज 12 दिसंबर, सुबह का 9 बज रहा है। साइनिंग ऑफ, साइनिंग ऑफ, साइनिंग ऑफ। और बहुत जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी किसी राइड पे। My last made me feel like I would never try again, but when I saw